फिल्म की शुरुआत होती है एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल से, जहां लोग खामोशी से बैठे हैं और मंच पर खड़े हैं। एड वॉरेन और लॉरेन दोनों अपनी जिंदगी के सबसे डरावने और अलौकिक किस्से सुनाते हैं। ये किस्से सिर्फ डरावने नहीं बल्कि ऐसे हैं जिन्हें सुनकर इंसान की रूह कांप जाए। सीन बदलता है और हम देखते हैं कैरोलिन पेरोन और रोजर पेरोन जो अपने 5 बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। सारे बच्चे भागते हुए हंसते हुए घर में दौड़ पड़ते हैं, लेकिन घर के बाहर खड़ा उनका वफादार कुत्ता अचानक रुक जाता है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो घर के अंदर कदम रखने से साफ इनकार कर देता है। यही समझ में आता है कि इस घर की दीवारों में कुछ ऐसा है जिसे इंसान तो महसूस नहीं कर सकता, लेकिन जानवर जरूर देख लेते हैं। 5 बेटियां एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सैंडी और अप्रैल सब खेलते हुए घर के कोनों को खोज रही हैं। इन्हीं में से सबसे छोटी अप्रैल आंगन के एक बड़े पेड़ के नीचे एक पुराना म्यूजिक बॉक्स पाती है। बॉक्स के ढक्कन में एक छोटा आईना लगा होता है जो देखने में तो साधारण लगता है, पर उस आईने में छुपा है आने वाले डर का राज। खेल खेल में जब लड़कियां छुपन छुपाई और ताली बजाना खेल रही होती हैं, तो अचानक एक लड़की की पैनल टूट जाती है, लेकिन वो पैनल किसी चीज को छुपाने के लिए लगाया था। टूटी हुई लकड़ी के पीछे खुलता है एक रहस्यमय दरवाजा। रोजर अंदर झांकता है और सामने आता है एक अंधेरा स्टोर रूम जिसमें पुराना पियानो और धूल से ढकी हुई पुरानी चीजें रखी हुई थी। एक कमरा ऐसा लगता है जैसे सालों से बंद पड़ा हो। उसी रात बाहर उनका कुत्ता लगातार भौंकता रहता है, पर सुबह तक उसी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। अगली सुबह कैरोलिन अपने पैरों पर अजीब चोट के निशान देखती है। साथ ही घर की सभी घड़ियां एक ही समय पर रुक जाती हैं, 3:07 पर, और बाहर अप्रैल अपने प्यारे कुत्ते को नृत्य पाती है। सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं एड वॉरेन के संग्रहालय में। यहाँ हर कोने में भूतिया और श्रापित चीजें रखी हुई है। एड एक रिपोर्टर को बताते हैं कि ये सारी चीजें शैतानी शक्तियों का जरिया रह चुकी हैं। और फिर वो देखते हैं एनाबेल डॉल। एड कहते हैं ये गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं, ये तो एक दरवाजा है जिसके जरिए कुछ अंधेरी ताकतें इस दुनिया में आने की कोशिश करती हैं। दृश्य फिर से उस फार्म हाउस पर लौटता है। रात का समय है और घड़ी की सुई एक बार फिर से 3:07 पर थम जाती है। इसी वक्त घर में शुरू होती हैं डरावनी घटनाएं। सोते सोते अचानक क्रिस्टीन का पैर किसी अदृश्य हाथ ने जोर से खींच लिया। वो चीख पड़ी और साथ ही कमरे में अजीब सी बदबू फैल गई। सिंडी अपने नींद में चलने की आदत के कारण धीरे धीरे चलकर एंड्रिया के कमरे में आ जाती है और फिर बार बार अपना सिर लड़ाने लगती है। सुबह होते ही कैरोलिन के शरीर पर एक और नया निशान मिल जाता है, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे धीरे धीरे चोट पहुंचा रही हो। रोजर जब बाहर जाता है तो अचानक उसकी नजर एक मरे हुए कबूतर पर पड़ती है जो पेड़ से गिरा हुआ होता है। वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसी बीच घर के अंदर अप्रैल किसी अदृश्य दोस्त से बातें करती नजर आती है। वो कहती है चलो छुपन छुपाई खेलते हैं, ताली बजाओ। कैरोलिन अप्रैल को ढूंढने के लिए एंड्री के कमरे में जाती है। अचानक भारी अलमारी अपने आप खुल जाती है और अंदर से किसी अनजान हाथ की ताली बजने की आवाज आती है। कैरोलिन का दिल जोर से धड़कने लगता है, लेकिन वो इसे अनदेखा कर देती है। रात गहराती है। सोते वक्त फिर से क्रिस्टीन का पैर खींचा जाता है। इस बार वो डर से कांपती हुई देखती है कि कमरे के दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। वो परछाई धीरे से कहती है मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। उसके साथ नैन्सी भी कमरे में थी, लेकिन उसकी आंखों को कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ वही बदबू उसे भी महसूस होती है। घबरा कर क्रिस्टीनी सब कुछ अपने पिता रोजर को बताती है। अब पूरा परिवार डर से सहम गया है। कैरोलिन पर एक एक कर नए घाव दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच उसे सुनाई देती है बच्चों की हंसी और खेलने की आवाजें। वो दौड़ कर देखती है, लेकिन सारे बच्चे तो अपने अपने बिस्तर पर सो रहे थे। और तभी अचानक दीवार पर टंगे सारे फोटो एक साथ गिर पड़ते हैं और सभी टूट जाते हैं। अब कैरोलिन को लगता है कि घर में कोई और भी है। उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। जिज्ञासा में वो आवाज के पीछे पीछे चलती है और पहुंच जाती है बेसमेंट के दरवाजे तक। धीरे धीरे दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है, जैसे कोई उसे नीचे बुला रहा हो। कैरोलिन सीढ़ियों से नीचे उतरती है, लेकिन तभी पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। वो डर से भागने की कोशिश करती है, मगर अंधेरे में उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिर पड़ती है। तभी उसके पास लुढ़क कर आती है एक गेंद, मानो कोई उसे खेलने के लिए बुला रहा हो। वो माचिस जलाती है और अचानक पीछे से ताली बजने की आवाज आती है। अंधेरे में एक अदृश्य लड़की उसके ठीक पीछे खड़ी होती है। कैरोलिन चीख भी नहीं पाती। वो
वो पूरी तरह फंस चुकी है। इसी दौरान ऊपर के कमरे में सैंडी फिर से अपना सिर अलमारी से मार रही होती है। एंड्रिया जैसे तैसे सैंडी को रोककर उसे बिस्तर पर सुला देती है, लेकिन उसी पर हार्ड रॉक का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एंड्रिया डरते डरते अलमारी की तरफ झांकती है और तभी अलमारी के ऊपर से एक भूतिया औरत कूदकर उस पर हमला कर देती है। एंड्रिया चीखती है। नीचे रोजर भी आवाज सुनकर दौड़ता है। सबसे पहले वो बेसमेंट का दरवाजा खोलकर कैरोलीन को बाहर निकालता है और फिर बच्चों को एक जगह इकट्ठा करता है। अब पूरा परिवार कांप चुका है। सीन बदलता है एक यूनिवर्सिटी का लेक्चर हॉल, जहां एड वॉरेन अलौकिक घटनाओं पर लेक्चर दे रहे होते हैं। उनकी बातों को ध्यान से सुन रही होती है कैरोलीन। लेक्चर खत्म होती ही वो एड और लॉरेन से मिलती है और रोते हुए अपनी आप बीती सुनाती है। हमारे घर में कुछ बुरी ताकत है, कृपया मदद कीजिए। एड और लॉरेन फार्म हाउस पहुँचते हैं। वहाँ रोजर और कैरोलीन उन्हें बताते हैं कि अब हालत बेकाबू हो रहे हैं। घर में हमेशा बदबू आती है। रात के वक्त दरवाजे 3 बार खटखटाए जाते हैं और सुबह तक बंद रहते हैं। बगीचे में बार बार पक्षियां मारे हुए मिलते हैं और घर की सारी घड़ियां 3:07 पर आकर थम जाती हैं। एड गहरी आवाज में कहता है, ये सब सिर्फ संयोग नहीं है, ये शैतानी ताकत की मौजूदगी का सबूत है। एड और लॉरेन धीरे धीरे उस बेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सीढ़ियां उतरते ही लॉरेन का चेहरा बदल जाता है। वो ठंडी हवा महसूस करती है और कहती है, यहाँ बहुत कुछ घट चुका है, बहुत बुरा। कैरोलीन से सारी घटनाएं पूछकर एड अपनी डायरी में हर चीजें नोट करता है और कैमरे से रिकॉर्ड भी करता है। इसी बीच लॉरेन अप्रैल से मिलती है और उसके अदृश्य दोस्त के बारे में जानने लगती है। अप्रैल उसे अपना म्यूजिक बॉक्स दिखाती है। बॉक्स घूमने लगता है और धुन बजने लगती है। लॉरेन धीरे धीरे उस छोटे आईने में झांकती है और अचानक उसे आईने में एक मासूम बच्चे की आत्मा दिखाई देती है, रॉरी, जिसका नाम अप्रैल पहले ही बता चुकी थी। फिर लॉरेन और एड उस बड़े पेड़ तक जाते हैं के नीचे से म्यूजिक बॉक्स मिला था। वहीं खड़े खड़े लॉरेन अपनी आंखों से उस अंधेरे साये को देखती है जो इस परिवार की जिंदगी पर कब्जा जमाने आया है। लॉरेन कांपती आवाज में कहती है, ये घर किसी आम भूत का नहीं है, बल्कि एक शैतान का ठिकाना है। एक काला साया बहुत ताकतवर है। वो बताती है कि उसने इस साये को कैरोलीन, रोजर और बच्चों के पीछे घूमते हुए देखा है। ये उनसे चिपका हुआ है। मतलब अगर ये परिवार घर छोड़कर कहीं और भी चला जाए तो भी ये दुष्ट आत्माएं उनका पीछा करना नहीं छोड़ेंगी। एड कहता है, हमें यहाँ प्लेस संहार करना होगा, लेकिन उसके लिए चर्च से अनुमति लेनी पड़ेगी। चर्च तभी मंजूरी देगा जब हमारे पास पक्के सबूत होंगे। लॉरेन बताती है, यहाँ सिर्फ एक नहीं कई आत्माएं मौजूद है, लेकिन उनमें से एक सबसे ज्यादा दुष्ट। एड रात को सबूत जुटाने के लिए रिकॉर्डिंग लगाता है, लेकिन जब सुबह सुनता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ उसकी अपनी आवाज रिकॉर्ड हुई थी। रोजर और कैरोलीन की आवाजें बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हुई। लॉरेन एड को इस घर का काला इतिहास बताती है। सालों पहले यहाँ एक फार्म हाउस बनाया गया था। मालिक की शादी बातशेबा नाम की औरत से हुई थी जो काला जादू करती थी। वो असल में एक जादूगरनी थी। बातशेबा ने अपने 7 दिन के मासूम बच्चे को बलिदान के तौर पर जला दिया था। उसका पति ये सब देखकर भाग निकला, लेकिन बातशेबा घर के पास उसी पेड़ से फांसी लगाकर मर गई और जाते जाते उसने उस जमीन को श्राप दे दिया। उस दिन के बाद से उस घर पर मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। एक छोटा बच्चा रॉरी रहस्यमय तरीके से गुम हो गया। गम में उसकी माँ ने स्टोर रूम में जाकर आत्महत्या कर ली। एक पड़ोसी ने भी खुदकुशी कर ली और एक बच्चा पास के तालाब में डूबकर मर गया। तभी एड का रिकॉर्डर अपने आप चालू हो जाता है और उसमें उसकी आवाज के साथ एक भयानक भूतिया आवाज भी सुनाई देती है। समय देखकर सब चौंक जाते हैं। दोपहर के 3:07, वही समय जिस पर सारी घड़ियां रुक जाती थी। अगले दिन एड और लॉरेन रोजर के घर दोबारा आते हैं। अब उनके पास सबूत इकट्ठा करने का काम है ताकि चर्च को दिखा सकें। इस बार उनकी मदद के लिए एक पुलिस अधिकारी और एक युवा लड़का ब्रैड भी आता है। वो लोग घर के कोनों में कैमरे और आवाज रिकॉर्डर लगा देते हैं। लॉरेन घर की दीवारों पर लगी फोटो देखती है और अपनी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके उन तस्वीरों में छिपे अंधेरे को महसूस करती है। अचानक बेसमेंट का दरवाजा जोर से खुल जाता है। एड और लॉरेन तुरंत वहां पहुंचते हैं, पर अंदर सिर्फ अंधेरा है। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। दोनों
अंधेरे कमरे में फंस जाते हैं, लेकिन इस बार भी उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। अगली सुबह माहौल थोड़ी देर के लिए सामान्य लगता है। तब एक साथ नाश्ता करते हैं। एड मुस्कुराकर कैरोलिन से कहता है, तुम आराम करो, बाकी सब हम देख लेंगे। दोपहर का वक्त है। लॉरेन कपड़े सुखाने बाहर आती है। हवा में उड़ते कपड़े के बीच अचानक उसकी नजर टिक जाती है। वो देखती है कि कपड़े की परछाई के पीछे कोई खड़ा है। वो है बाथसेबा की आत्मा। अचानक हवा तेज चलती है और एक चादर उड़कर सीधा कैरोलिन के कमरे की खिड़की पर चिपक जाती है। जब चादर हटती है तो वहाँ बाथसेबा का भूत खड़ा दिखाई देता है। लॉरेन चीख भी नहीं पाती, क्योंकि इससे पहले ही बाथसेबा अपनी काली ताकत से उसे जकड़ लेती है। अब असली आतंक शुरू हो चुका था। सबसे पहले पुलिस ऑफिसर एक लड़की की धीमी आवाज सुनाई देती है। वो टॉर्च लेकर घूमता है और सामने दिखती है उस नौकरानी की आत्मा जिसने सालों पहले आत्महत्या की थी। बेड डर से कांप जाता है। उधर नैन्सी नींद में चलती हुई एंड्रिया के कमरे में चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे के दरवाजे तक पहुंचती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब कैमरों में कुछ ऐसा कैद होता है जिसे देख सबकी रूह कांप जाती है। सब लोग उस आवाज की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन ना तो कोई बच्चा मिलता है और ना ही नैन्सी। एड टॉर्च लेकर कमरे की तलाश करता है और उसे दीवारों के बीच छुपी एक जगह दिखाई देती है। वहीं नैन्सी छुपी होती है। अप्रैल बताती है कि जब रॉरी डरता था तो वो इसी जगह छुप जाता था। लॉरेन तुरंत उस छुपे हुए हिस्से तक पहुंचती है। वहां उसे रॉरी का म्यूजिक बॉक्स, उसके खिलौने और एक पुरानी रस्सी मिलती है। वही रस्सी जिससे बाथसेबा ने फांसी लगाई थी। अचानक फर्श की लकड़ी टूट जाती है और लॉरेन नीचे अंधेरे में गिर जाती है। लॉरेन अब एक पुराने स्टोर रूम में है। जैसे ही वह म्यूजिक बॉक्स की तरफ देखती है, उसके सामने रॉरी की माँ की आत्मा आंसुओं में डूबी नजर आती है। वह चिल्लाती है, उसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया था। अचानक बाथसेबा की आत्मा वहीं प्रकट होती है और लॉरेन पर हमला कर देती है। वह उसे खींचती है, उसका गला दबाती है और लॉरेन का नेकलेस तोड़ देती है। यह वही लॉकेट था जो उसकी बेटी जूडी ने दिया था। डरी सहमी लॉरेन बाहर भागती है और सबको बताती है ये आत्माएं माओ को अपने बच्चों को मारने के लिए मजबूर करती हैं। वहीं अचानक सारे क्राउड जमीन पर गिर जाते हैं और नैन्सी के बाल अपने आप खींचकर उसे घसीटने लगते हैं। तब उसे पकड़कर बड़ी मुश्किल से बचाते हैं। इसके बाद एड और रॉजर फैसला करते हैं कि अब वे सबूत लेकर चर्च जाएंगे ताकि एक्सोरोजिस की मंजूरी मिल सके। इसी बीच लॉरेन अपनी बेटी वह उसे पुल में मरी हुई देखती है। लॉरेन डर के मारे कांप उठती है और एड को बताती है कि यह कोई संकेत है। अगले दिन एड और लॉरेन सबूत लेकर फादर के पास जाते हैं। तस्वीरों में साफ दिखता है कि नैन्सी के साथ रॉरी का भूत खड़ा है, लेकिन फादर कहते हैं क्योंकि वे कैथोलिक नहीं है, इसीलिए हमें ऊपर से मंजूरी लेनी होगी। इसी बीच खतरा उनके घर तक पहुंच चुका है। जूडी के कमरे में बाथसेबा का साया उतरता है और जूडी को जाकर डराने लगता है। जूडी डर के मारे बाहर भागती है और तभी एनाबेल डॉल भी वहीं दिखती है। बाथसेबा उस गुड़िया को अपनी गोद में लेकर जूडी पर हमला करने की कोशिश करती है। ठीक उसी वक्त एड और लॉरेन पहुंचकर अपनी बेटी को बचा लेते हैं, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। उधर कैरोलिन अपने बच्चों क्रिस्टीनी और अप्रैल को लेकर उसी घर की तरफ निकल पड़ती है। रोजर तुरंत एड को खबर देता है कैरोलिन अब पूरी तरह बाथसेबा के कब्जे में है। वह चीखती है ये शैतान माओ को अपने बच्चों को मारने पर मजबूर कर देता है। कैरोलिन लगभग क्रिस्टीनी को मार देती है, लेकिन वे उसे बचाकर कार में बैठा देते हैं। अब सब मिलकर कैरोलिन को घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने लगती है, बाथसेबा उसे रोक लेती है और स्टोर रूम में खींच ले जाती है। कैरोलिन की हालत बदतर हो जाती है और भूत की ताकत और बढ़ जाती है। उधर कैरोलिन अब किसी के काबू में नहीं है। वह सब पर हमला करती है। सब मिलकर उसे एक कुर्सी से बांध देते हैं। एड अब फैसला करता है कि अब वह खुद एक्सोरिजिस करेगा। जैसे ही वह शुरुआत करता है, बाथसेबा पूरी ताकत से ऊपर आती है। कुर्सी हवा में उठती है और जमीन पर गिरकर टूट जाती है। कैरोलिन अब और भी खतरनाक हो जाती है और एड पर हमला करती है। कैरोलिन उसे मारने दौड़ती है। तभी एड जोर से प्रार्थना करता है, अपनी आस्था और कसम से बाथसेबा को कमजोर करता है। लॉरेन और रोजर भी कैरोलिन को उसके बच्चे की याद दिलाते हैं। आखिरकार बच्चे का प्यार और परिवार की ताकत जीत जाती है। बाथसेबा मजबूर होकर कैरोलिन को छोड़ देती है और घर से गायब हो जाती है। कैरोलिन अपनी असली हालत में लौट आती है। सब खुशियों से गले लगते हैं। अप्रैल लॉकेट वापस करती है और एड उस म्यूजिक बॉक्स को अपने म्यूजियम में रख देता है। यहीं पर यह डरावनी लेकिन दिल छू लेने वाली कहानी खत्म होती है। दोस्तों,
दोस्तों अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही हॉरर और थ्रिलर फिल्मों की गहराई से एक्सप्लेन देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल पैंथर एक्सप्लेन। अगली बार फिर मिलते हैं एक डरावनी कहानी के साथ।